सफलता पाना लक्ष्य है सबका, लेकिन सफल होने का रास्ता सरल नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? पहले एक रेलवे के कंपार्टमेंट की तरह बच्चे को पढ़ना होता था। इसे 3 प्रमुख स्ट्रीम थी, एक साइंस, एक कॉमर्स और एक आर्ट। पहले हाई स्कूल से बच्चा जिस दिशा में चढ़ जाता था, यानी जिस डब्बे में उसकी एंट्री हो जाती थी, उसी में चलना है उसको, फिर उसको उसी कंपार्टमेंट में रहना होता था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसमें एक बड़ा परिवर्तन किया है। अगर बच्चे साइंस के साथ में सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो ये संभव है। ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और अगर मैथ के साथ में साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। क्या किया जाए सर बच्चों को लेकर के? बच्चे पेरेंट्स परेशान रहते हैं। क्या स्कूल तय करता है इसका सिलेबस? क्या स्कूल बुक्स पब्लिश करा सकता है? एक करिकुलम है, एक पाठ्यचर्या है पूरे देश की कि क्या बच्चों को पढ़ाना है, और इसको हमारी पॉलिसी तय करती है नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, और उस करिकुलम से सिलेबस बनता है। और वो हमारे जितने बोर्ड हैं, CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स, उस पर अपना एक पाठ्यक्रम बनाते हैं, सिलेबस तैयार करते हैं, और उस सिलेबस को लागू करने के लिए टेक्स्ट बुक बनती हैं, टेक्स्ट बुक्स में लेसन प्लान्स बनते हैं, और फिर उन लेसन प्लान्स को बच्चों तक पहुंचाने का प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, इसके लिए तरह तरह के इनोवेशंस किए जाते हैं जो लगातार किए जा रहे हैं। निजी स्कूल्स और सरकारी संस्थाओं की अगर बात करें तो किस तरह से दोनों अपना अपना काम कर रही है, और खासकर स्टूडेंट्स के लिए? प्रोजेक्ट प्रवीण सरकार का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ये कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है कि हर एक बच्चा अपनी स्कूलिंग पूरी करते करते एक ऐसे स्किल को अपने अंदर डेवलप कर ले जिसके लिए उसे किसी नियमित या सरकारी नौकरी के लिए परेशान न होना पड़े। RTE की बात करें हम, गवर्नमेंट ने RTE शिक्षा का अधिकार जो चलाया था, उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें, खबरें भी आती हैं कि साहब सरकार की योजना नो डाउट अच्छी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें स्कूल जो निजी स्कूल है वो कहीं ना कहीं बदमाशी कर जाते हैं। तो उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? जेनजी है सर, उसकी दिशा और दशा क्या है आज के दौर में? इस जनरेशन का जन्म इंटरनेट में हुआ है जी। जैसे वाईफाई, यूट्यूब, दूसरे ऐप्स, ये इनका रूटीन है। पढ़ाई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो नेचुरली उनके सामने चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। आज आप देखेंगे कि कैरियर की जो चुनौती है वो छोटी चुनौती नहीं है। अधिकांश बच्चों के अंक 90+ हैं, 95, 96, 97, 99, और उसी में से रास्ता बनाने का एक बड़ा प्रेशर है इस जनरेशन पर। कबीरदास जी ने 2 पंक्तियां लिखी हैं इस पर, मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, एक ही कुएं पर अनेक लोग पानी भरने जाते हैं। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फहीम खान और आप देख रहे हैं हाफ वॉल में मेरे साथ मौजूद है जॉइंट डायरेक्टर आगरा डॉक्टर मुकेश अग्रवाल साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में आने के लिए। तो सबसे पहले मेरा सवाल आप ही को लेकर के है कि आपको 27 साल इस शिक्षा विभाग में हो गए हैं सर, तो इस दौरान आपने क्या क्या नया किया और आपका अनुभव कैसा रहा 27 साल का, और क्या बदलाव रहे जब से जॉब स्टार्ट हुआ और अब तक? जी, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले 27 वर्ष का मेरा शिक्षा विभाग में सेवा काल हो गया, 28वां वर्ष चल रहा है, और 27 वर्ष का समय बहुत पर्याप्त होता है
चुनौतियां देखने के लिए, उपलब्धियां देखने के लिए, प्रेरित होने के लिए और प्रेरित करने के लिए। जी। और मैंने अपने इस काल में सेवा के ये सारे चरणों को देखा है। जी। लेकिन मैं अगर समग्र रूप से कहूँ तो ये बहुत अच्छा रहा। मैंने खुद भी बहुत सीखा, और चूंकि लाखों बच्चों के साथ और हजारों शिक्षकों के साथ बातचीत करने का समय रहा, मौका मिला, तो उनको भी प्रेरित करने और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर मुझे मिला। और अनेक बच्चों ने, शिक्षकों ने बहुत बड़े-बड़े और अच्छे काम अपने विद्यालय के लिए, अपने जनपद मंडल के लिए और प्रदेश के लिए किए, और उन सब का मैं गवाह बन सका। जी। सर, आप के जो 27 साल का जो उतार-चढ़ाव एजुकेशन को लेकर देखा, और आपने बहुत काम किया एजुकेशन को लेकर के, तो एक जीवन का एक आदमी का ध्येय होता है, वो आपका भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो क्या है सर? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अच्छा। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रशासन का अर्थ है सख्ती। सकते। प्रशासन का अर्थ है एक फोर्सफुली कामों को करवाने का तरीका। जी। मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रशासन का केवल एक भाग है। ख़ास तौर पर एजुकेशन में इससे भी एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन। क्योंकि मेरा स्वयं का जीवन विद्यार्थी जीवन काल से ही अनेक प्रकार की चुनौती और संघर्ष से भरा हुआ रहा। तो मैं अपने लिए अभिप्रेरित होने के, मोटिवेट होने के रास्ते तलाशता रहा, और इसी यात्रा में मुझे एक मोटिव मिला, एक ध्येय मिला, और उसका नाम हो गया मिशन मिशन मोटिवेशन। मोटिवेशन, जी। और फिर सरकारी तौर पर सरकार की योजनाओं को लागू करते समय भी इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला जी। विभिन्न रूपों में, और उसमें बहुत आनंद का अनुभव हुआ और बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आए। सर, अगर हम मिशन मोटिवेशन की अगर बात करें तो ये है क्या, और इसका सीधा बच्चों पर क्या असर और लाभ क्या हुआ उन्हें? देखिए, मोटिवेशन के परिणाम चमत्कारिक हैं। जैसे? किसी भी व्यक्ति को डांटकर, सख्ती करके या दंडित करके जो परिणाम पाए जा सकते हैं, उससे कई गुना परिणाम किसी व्यक्ति की प्रतिभा को पहचान कर, उसे सपोर्ट करके, इनकरेज करके, गाइड करके, मार्गदर्शन देकर, और उसे उस परिस्थिति में ढालने का अवसर देकर हम अपेक्षित परिणाम पा सकते हैं, बल्कि कई गुना ज्यादा पा सकते हैं। जैसे हम अगर टीचर्स के लिए काम करते हैं, तो टीचर्स के लिए एक सुगम शिक्षण का प्लेटफॉर्म तैयार करना। टीचिंग में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। जी। आज विकसित भारत का सपना है, तो विकसित भारत में खड़े होने के लिए अपने करिकुलम, पाठ्यक्रम, टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, सभी में परिवर्तन की जरूरत है, और उस पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। जी। तो इस सब में शिक्षकों की मदद करना, उन्हें उसके लिए तैयार होने का मौका देना, और इसमें मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है। जी। आज एआई को सबको सीखने की जरूरत है, जी। तो उसमें मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक इसी तरह बच्चों की प्रतिभाओं को सामने लाकर, पहचान कर, उनको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना और मानना है कि मोटिवेशन एक ऐसे कैटलिस्ट का काम करती है जो अनायास ही परिणामों को कई गुना कर देता है। ये मिशन मोटिवेशन सर प्रदेश में आपने ही लागू किया, ठीक है, तो इसके परिणाम क्या निकले? जी, देखिए, मोटिवेशन तो अनेक प्रकार से, अनेक तरह से सब करते हैं, जिन जिन को भी इसे करने का अवसर मिलता है। लेकिन वो एक मिशन के रूप में आज से करीब 15 वर्ष पूर्व
मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ शुरू किया था। यद्यपि उसका कोई औपचारिक स्वरूप नहीं है, लेकिन काम करने का मौका इस रूप में बहुत मिला। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आपने कुछ सोचा होगा ना कि ये इसकी ज़रूरत है इस मिशन को चलाने के लिए? मैंने अभी कहा भी था पहले कि मेरे ही सेवा काल में एक ऐसा दौर था जो बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं बहुत निराशा में था, परेशान था, तो अपने स्वयं के लिए मोटिवेशन खोज रहा था। तो मोटिवेशन को खोजते-खोजते स्वयं को उस निराशा से बाहर निकालते समय मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम ऐसे कार्यक्रम चलाएँ, ऐसी चीज़ें करें, जिससे बहुत सारे लोगों को हम उस निराशा के माहौल से बाहर निकाल सकते हैं। तो एक औपचारिक रूप से काम शुरू किया, टीचर्स के साथ इंटरैक्ट किया, बहुत सारे कोर्सेज़ बनाए, जो तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, भाव प्रबंधन इत्यादि को लेकर हैं, और वो जब उन तक पहुँचाए और उनकी समस्याओं के साथ जुड़े, ना कि दंड प्रक्रियाओं के साथ, तो परिणाम में बहुत बड़ा परिवर्तन पाया। और एक प्रिंसिपल के रूप में मैं डाइट का प्रिंसिपल रहा हूँ फिरोजाबाद में और मथुरा में। इसके अलावा बहुत सारे पदों पर काम करने का मुझे अवसर मिला अलग-अलग जगहों पर। तो सभी जगहों पर इस दृष्टिकोण से जब काम किया, तो मुझे लगा कि ये सबसे बेहतर रास्ता है। सर, एक शिक्षित होने का अर्थ आपके दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं आप इसे? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने डॉक्टरेट भी किया, मतलब मैंने एक औपचारिक शिक्षा ग्रहण की, ये बात मैंने इसलिए बताई है। और 27 वर्ष में एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, बेसिक, माध्यमिक, बड़ी संख्या में टीचर्स के साथ भी मैंने काम किया, और परिणामों को भी देखने का अवसर मिल रहा है कि बच्चे जब स्कूल से बाहर जा रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, टीचर्स स्कूल में और स्कूल के बाहर क्या कर रहे हैं, ये सब देखने का मौका मिला। तो मेरा व्यक्तिगत निष्कर्ष एजुकेट होने को लेकर ये है कि शिक्षित होने का अर्थ है संघर्ष करना सीख जाना। एजुकेशन 2 चीज के लिए जरूरी है, एक रोजगार के लिए। जी। प्रत्येक व्यक्ति को इतना सामर्थ्यवान बनना है कि वो आत्मसम्मान के साथ जी सके, उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। बट इससे भी ज्यादा जरूरी एजुकेशन इस बात के लिए है कि अपने मूल्यों को साथ लेकर जीवन पथ पर कोई भी व्यक्ति संघर्षशील रहे, डिमोरलाइज ना हो, और वो लगातार बदलती हुई परिस्थितियों में चुनौती के साथ में लड़ता रहे। ये एजुकेट होने का सबसे बड़ा मीनिंग है। कोई व्यक्ति कितने ही बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विश्वविद्यालय से पढ़ा हो, तो उसके पास हो सकता है डिग्री होगी, सर्टिफिकेट होंगे, डिप्लोमा होगा, लेकिन अंदर स्ट्रगल करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नई चुनौती, नई परेशानी आती है। तो वो सही अर्थों में एजुकेट नहीं हुआ है। तो मैं फिर यही कहूंगा कि मेरे दृष्टिकोण से एजुकेट होने का अर्थ है अपनी वैल्यूज को मेंटेन रखते हुए स्ट्रगल करना सीख लेना। सर, शिक्षा और नवाचार ये 2 शब्द हैं सर, लेकिन इसका अगर वाइड रूप देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया है। तो इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करके थोड़ा सा बताएं कि आज के दौर में शिक्षा और नवाचार कितना जरूरी है। देखिए, नवाचार का जो संबंध है, जिसे सामान्य तौर पर अंग्रेजी में इनोवेशन के नाम से भी हम सब जानते हैं, नव प्रयोग, नवाचार, ये बदलाव के लिए अपनाई गई स्ट्रेटेजी को इंगित करता है। जैसा मैंने अभी कहा कि एक करिकुलम है, एक पाठ्यचर्या है पूरे देश की, कि क्या बच्चों को पढ़ाना है, और इसको हमारी पॉलिसी तय करती है नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, और उस करिकुलम से सिलेबस बनता है।
और वो हमारे जितने बोर्ड हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स, उस पर अपना एक पाठ्यक्रम बनाते हैं, सिलेबस तैयार करते हैं और उस सिलेबस को लागू करने के लिए टेक्स्ट बुक बनती हैं, टेक्स्ट बुक्स में लेसन प्लान्स बनते हैं और फिर उन लेसन प्लान्स को बच्चों तक पहुंचाने का प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, इसके लिए तरह तरह के इनोवेशंस किए जाते हैं जो लगातार किए जा रहे हैं। तो नवाचार मतलब कि ऐसी शिक्षण विधियों को डेवलप करना कि बच्चे को प्रभावी तरीके से और आनंद के साथ, जॉयफुली, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मोटिव है जी, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का एक अभिन्न उद्देश्य है कि आनंदपूर्ण तरीके से बच्चे को शिक्षा दे दी जाए, जी, यही नवाचार है। और इसको करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा, एससीईआरटीज द्वारा, डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल अथॉरिटीज द्वारा, बहुत सारे एनजीओज द्वारा, बहुत सारे लोगों द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। जी। सर, अभी न्यू पॉलिसी की अगर अभी आपने बात करी सर, इसमें थोड़ा सा लोगों के समझ में अभी नहीं आया है कि न्यू पॉलिसी है क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। थोड़ा सा बताया ताकि दर्शक थोड़ा सा समझ पाए कि इसके अंदर है क्या चीज़। जी, जैसे कि मेरा एक सवाल है कि क्या मैथ के साथ हम ह्यूमैनिटी पढ़ सकते हैं? ये एक मेरा सवाल। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत बृहद डॉक्यूमेंट है और उसे चरणों में लागू किया जा रहा है। शिक्षा में उसकी पद्धति में बदलाव लाने के लिए देश में हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन में चरणों में उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियां लागू हो रही हैं। आपने जो प्रश्न पूछा कि पहले एक रेलवे के कंपार्टमेंट की तरह बच्चे को पढ़ना होता था। इसे 3 प्रमुख स्ट्रीम थी, एक साइंस, एक कॉमर्स और एक आर्ट, जिसका नाम अब हम मानविकी, ह्यूमैनिटी के नाम से जिसको पुकारते हैं। अब देखिए, एक बार यही एक सवाल मेरा इसी में है कि अब आर्ट को हम ह्यूमैनिटी के नाम से जानते हैं। हाँ, लोगों को पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो आर्ट एक विषय अलग है, लेकिन जो पॉपुलरली जो पहले आर्ट एक स्ट्रीम थी वो ह्यूमैनिटी है, वही मानविकी है, उसका एक बड़ा रूप मानविकी है। पहले हाई स्कूल से बच्चा जिस दिशा में चढ़ जाता था, यानी जिस डब्बे में उसकी एंट्री हो जाती थी, उसी में चलना है उसको, फिर उसको उसी कंपार्टमेंट में रहना होता था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसमें एक बड़ा परिवर्तन किया है। अगर बच्चे साइंस के साथ में सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो ये संभव है, ऐसा हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। और अगर मैथ के साथ में साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के प्रिंसिपल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया गया है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूल्स ने इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी हैं और बच्चों ने इस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को ऑप्ट भी किया है। भाई बहुत सारे स्कूल हैं जो नहीं कर रहे हैं अभी तक इसको। तो और क्या क्या बदलाव है सर इसमें, कुछ 2-4 बिंदु हो जो आप बता सकें तो हम। देखिए, मैंने अभी बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव एक जॉयफुल एजुकेशन, नवाचारी एजुकेशन, जी, प्रभावी शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं लागू करना, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जिस पर अभी चर्चा हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नई एजुकेशन पॉलिसी ने ये किया है कि जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होगी, जो शुरुआती जो शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा जिसको कहते हैं, वो बच्चे के अपनी मातृभाषा में होगी। जब बच्चा एक स्कूल में एंट्री करता है तो उसके पास कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं होती उसकी अपनी, और उसको जब हम उसके लोकल डायलेक्ट में सिखाते हैं, जैसे ब्रजी, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, किसी में भी सिखाते हैं तो वो बहुत आसानी से उसको ग्रास्प कर लेता है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट ने कहा है। तो इस तरह के बहुत
बड़े बड़े कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनको चरणों में लागू किया जा रहा है। तो सर क्या ये जैसे कि आप जो कह रहे हैं कि जो लोकल जो भाषा होगी उसमें बच्चे को पढ़ाया जाएगा, तो क्या सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में भी ऐसा होगा? उस ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट सबके लिए है, ये किसी एक बोर्ड के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। हम तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने भेजते हैं ना सर स्कूलों में। हाँ, उनका क्या होगा सर? नहीं, देखिए अंग्रेजी एक भाषा है, हाँ, अंग्रेजी को सीखना एक आज की अपरिहार्यता है। अगर आप विकसित भारत बनेंगे और सारी दुनिया में आप इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो हमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे काम करना होगा, और अंग्रेजी सारी दुनिया में एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, तो इसलिए उसको सीखना आवश्यक है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी इसलिए सीखना आवश्यक है। और एक और भाषा या एक और लोकल भाषा, वो हमारा जहां हमने जन्म लिया है वो भाषा है, और उसके इम्पोर्टेंस को न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पहचानते हुए कहा कि यदि शुरुआती शिक्षा इसमें दी जाए तो बच्चा आसानी से उसको सीख सकता है, इसके बाद में स्टैंडर्ड लैंग्वेज बच्चों को बताई जाए। सर एक सवाल, अभी एजुकेशन और इनोवेशन हो गया, अब टेक्नोलॉजी और वैल्यू, ये दोनों का अगर देखा कि शिक्षा और मूल्य, शिक्षा बना मूल्य, इसे किस तरह से देखते हैं आप सर? क्या तकनीक के आगे हम मूल्यों को खो चुके हैं? कि बहुत ही बर्निंग इशू है ये, और मैं इस पर ये कहना चाहूंगा कि ना तो मूल्य को छोड़ सकते हैं ना तकनीक को। मूल्य तो शिक्षा का अभिन्न अंग ही है, उसका उद्देश्य ही है मूल्यवान होना, और मूल्य एब्सोल्यूट एजुकेशन है जी। अगर मैं इसको इस रूप में कहूं कि ज्ञान के दो हिस्से होते हैं, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। मूल्य शिक्षा एब्सोल्यूट नॉलेज है, जैसे अच्छा होना, ईमानदार होना, दयालु होना सॉरी सहयोग करना सीखना, देश के काम आना, पड़ोसी की मदद करना, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। ये तो चाहे जो बोर्ड हो, चाहे जो विद्यालय हो, उसे अपने हर बच्चे को सिखाना ही है और सिखाना ही चाहिए जी। दूसरा, ज्ञान का वो हिस्सा है जो बदलती हुई परिस्थिति और बदलते हुए परिवेश में जरूरी है। आज सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी के बिना कुछ संभव नहीं है। ये पॉडकास्ट भी टेक्नोलॉजी पर हो रहा है। बिल्कुल सही बात, इसके बिना ये संभव नहीं था। आज कोई मीटिंग जो हम दूर दूर रहकर करना चाहते हैं, यानी कि कोई वर्चुअल मीटिंग करना चाहते हैं जिसमें समय की भी बचत होती है, जिसमें पैसे की भी बचत होती है, वो टेक्नोलॉजी से होगा। जाने कितना ही काम है जो एआई ने करना शुरू कर दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। और बहुत सारे देश जो डेवलप्ड हैं, जो विकसित हैं, वहां तो बहुत कुछ हो रहा है। अभी एक वॉर चल रहा है, वहां एआई का बहुत लार्ज स्केल पर यूज हो रहा है। तो क्या उस रेस में खड़े होने के लिए, वहां पहुंचने के लिए, क्या हम टेक्नोलॉजी को छोड़ सकते हैं? क्या उससे अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। टेक्नोलॉजी वो रिलेटिव नॉलेज है जिसको जानना जरूरी है, हर बच्चे के लिए सीखना ही होगा। तो तकनीक और वैल्यू, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना, इसके स्टैंडर्ड्स बनाना, इसकी लिमिटेशंस बनाना, ये करने की जरूरत है। इन दोनों में से किसी को नहीं छोड़ा जा सकता। सर आपने टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्क्रीन टाइम की वर्सेस बुक्स का। जो हमारा जो पढ़ने की हैबिट जो ख़त्म हो गई है और ज़्यादातर टाइम हमारा मोबाइल पे है, तो इसे, इन दोनों में जो प्रतिस्पर्धा है कह लीजिए आप, तो इसे किस तरह से देखते हैं और कैसे कम कर सकते हैं और इसका हम अच्छी तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो प्रश्न है ये वही तकनीक और वैल्यू
का जो बृहद परिदृश्य है उसी का अंश है। देखिए, कोरोना काल जब आया था उसके पहले किताबें बच्चे के बैग में होना अनिवार्य था, और जब कोरोना जैसा समय आया तो हर बच्चे की जेब में मोबाइल होना अनिवार्य हो गया। और ये उस समय की एक ऐसी आवश्यकता थी कि यदि मोबाइल बच्चों पे नहीं होता तो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। मैंने जैसा कहा कि एक एब्सोल्यूट नॉलेज होती है, एक रिलेटिव नीड होती है, एक रिलेटिव नॉलेज होती है, तो वो उस समय की जरूरत थी। धीरे धीरे उस तकनीक का दुरुपयोग हुआ, और दुरुपयोग होते होते परिस्थितियां इस प्रकार की उत्पन्न हो गई हैं कि बच्चों को अच्छा कंटेंट कम मिल रहा है, और जो नकारात्मक कंटेंट है जो बच्चों को दिशाहीन करता है, ऐसा कंटेंट बच्चे को ज्यादा मिल रहा है। तो स्क्रीन टाइम के स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, तो उसे घटाने की अब जरूरत है, किताबों पर वापस आने की जरूरत है। जैसे बैक टू बेदास एक स्लोगन था, आज इस स्लोगन को प्रचारित करने की जरूरत है कि बैक टू बुक्स। देखिए सर, एजुकेशन में देखा गया कि बैगलेस एजुकेशन की बात हो रही है, फिर दोनों में तो मैंने अभी यही बात कही है कि नीतियां परिणामों से तय होती हैं, एंड इट्स वाइस वर्सा। परिणामों से नीतियां बनती हैं और नीतियों से परिणाम बनते हैं। जैसे परिणाम और जैसे फीडबैक आते हैं उनके अनुसार नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। जरूरत क्या है कि हमने सदुपयोग या दुरुपयोग इसमें अंतर नहीं किया है, हमने उपयोग पर केवल उस पर एम्फसाइज किया है। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग क्या हो सकता है, अगर इसका लिमिटेशन पहले से तय करके हम चलें या वो लिमिटेशन हम क्रिएट कर दें। जैसा टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफरेंट गैजेट्स में, डिफरेंट टूल्स में ये पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए बड़ों के लिए सोची जा रही हैं कि ये लिमिटेशन बना दी जाएंगी, तो उसको हम रोक सकते हैं जिससे कि दिशाहीनता हो रही है। सर, एक निजी स्कूल्स और सरकारी संस्थाओं की अगर बात करें तो किस तरह से दोनों अपना अपना काम कर रही हैं, और खासकर स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, इस बात को लेकर के कई विवादास्पद समाचार आते हैं। मुझे इस बारे में ये कहना है कि यदि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वी आर वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सरकार का दायित्व है, और एजुकेशन को सरकार ने स्वीकार किया है कि हर बच्चे को एजुकेट करना है, और 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे को निशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन देने का लक्ष्य है। आप समझिए कि लाखों की संख्या में बच्चे हैं किसी एक राज्य में ही, और ये पूरे देश का लक्ष्य है। बहुत गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे हैं, ऐसे परिवारों के बच्चे हैं जो स्कूल की फीस भी नहीं दे सकते, किताब नहीं खरीद सकते, स्कूल बैग नहीं खरीद सकते, जूते मोजे नहीं खरीद सकते। उनको एजुकेट करने का लक्ष्य किसने रखा है? ये दायित्व किसने लिया है? सरकार ने लिया है। क्या निजी क्षेत्र का कोई व्यक्ति इस दायित्व को ले सकता है? नहीं ले सकता। और कोई एक एग्जाम्पल, चैरिटी होती है, कुछ लोग कुछ बच्चों को किताब देते हैं या उन्हें यूनिफॉर्म देते हैं या कुछ अन्य रूप में मदद करते होंगे, लेकिन इन लाखों बच्चों की जो करोड़्स में है पूरे देश को अगर हम कैलकुलेट करें, उनको स्कूल ले जाने, उन्हें पढ़ाने के लिए निशुल्क उन्हें किताबें देना, बैग देना, जूता मोजा देना, मिड डे मील देना, और नॉमिनल फी 8th तक निशुल्क है। इसके बाद भी सरकारी विद्यालयों में नॉमिनल फी
तो ये सरकार का वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने का लक्ष्य है। सर इसी में आरटीई की बात करें हम, गवर्नमेंट ने आरटीई शिक्षा का अधिकार जो चलाया था, उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें खबरें भी आती हैं कि साहब सरकार की योजना नो डाउट अच्छी है लेकिन से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें स्कूल जो निजी स्कूल है वो कहीं ना कहीं बदमाशी कर जाते हैं। तो उसे लेकर के आप क्या कहेंगे जो आरटीई है? देखिए, राइट टू एजुकेशन के अनेक प्रावधान हैं। आप किस प्रावधान के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं, ये एक अलग बिंदु है। अगर आपका जो प्रश्न है वो राइट टू एजुकेशन में बच्चों के एडमिशन को लेकर है शायद, जी, तो सरकार ने इसमें प्रावधान किया है कि जो गरीब बच्चे हैं, निर्धन हैं, उनको भी अच्छे विद्यालयों में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। 25% ऐसे एडमिशन्स होने का प्रोविजन किया गया है और उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उस प्रक्रिया के तहत बच्चों का चयन होता है। चयन होकर के उन बच्चों का एडमिशन जिले के अधिकारी करवाते हैं और उनका फी रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट करती है। तो ऐसे बच्चे जिनका चयन हुआ है इस योजना के तहत, सभी ऐसे विद्यालयों को तुरंत एडमिशन देना चाहिए और उसी भाव के साथ उनको शिक्षा देनी चाहिए जिस भाव के साथ अन्य बच्चों को वो अपने यहाँ पर शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये एक बहुत पवित्र कार्य भी है। लेकिन सर कहीं कहीं देखा जाता है कि इन बच्चों को समानता नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि उन बच्चों के लिए शाम को क्लास इवनिंग क्लास लगा देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि डेकोरम भी बना रहे हैं हमारा और सरकार के जो नॉर्म्स है वो भी पूरे हो जाए। ये देखने को मिला है कई जगह। हाँ, तो कुछ काम तो शासनादेशों से होते हैं, नियमों से होते हैं और कुछ हृदय के भाव से होते हैं। विद्यालयों की स्थापना शिक्षा देने के लिए हुई थी, एजुकेशन के लिए। लोगों ने अपनी जमीनें दान दी थी, अपने घर दान दिए थे, अपना एग्रीकल्चर लैंड डोनेट किया था, अपनी जमा पूंजी दान की थी। अगर आप विद्यालयों की स्थापना के इतिहास में चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल से बहुत सारे जो एडेड स्कूल्स हैं या जो सरकारी विद्यालय जिन जमीनों पर बने हुए हैं उसमें से अधिकांश लोगों के द्वारा दान की हुई जगह है। तो इस भावना से विद्यालय बने। क्या आज वो भावना जिंदा है सर? हाँ, तो यही प्रश्न है कि विद्यालय खोला बहुत अच्छी बात है, सरकार ने मान्यताएं दी हैं, सरकार ने अवसर दिया है कि अगर कोई निजी क्षेत्र का व्यक्ति भी कोई विद्यालय चलाना चाहता है तो चलाए। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को एजुकेट करे, लेकिन शिक्षा की जो मूल भावना है किसी को शिक्षित करने की, उसका बने रहना बहुत आवश्यक है। व्यवसायीकरण करना या केवल और केवल मोटिव प्रॉफिट मेकिंग है तो ये उस उद्देश्य को मैच नहीं करता वही मेरा जिसके लिए एजुकेट करने या एक विद्यालय खोलने का लक्ष्य होता है। वही मेरा सवाल था कि आज के दौर में तो आप तो इस पद पे है तो आप देखते भी होंगे, शिकायतें बहुत सारी आती होंगी आपको लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर के कि क्या किया जाए सर बच्चों को लेकर के। बच्चे पेरेंट्स परेशान रहते हैं और आपने आगरा में बहुत कार्रवाई भी करी है इसे लेकर के, तो किस तरह से ये एजुकेशन बुक्स का लेकर के शिकायतें आई बहुत सारी? और देखिए, किताब की बात आपने की, मेरा सवाल ये है कि क्या स्कूल तय करता है इसका सिलेबस? क्या स्कूल बुक्स पब्लिश करा सकता है या नहीं? देखिए, सिलेबस को तय करने का और सिलेबस को मॉडिफाई करने का अधिकार केवल किसी भी बोर्ड को होता है और वो उस बोर्ड के द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा निर्देशित या उसके द्वारा अधिकृत किए गए पब्लिशर किताबें छापते हैं। जैसे सीबीएसई की किताबें एनसीईआरटी छापता है। यूपी बोर्ड चूंकि यूपी में है तो यूपी बोर्ड की किताबें कुछ अधिकृत पब्लिशर हैं उन द्वारा छापी जाती हैं। सिलेबस का चेंज कोई विद्यालय नहीं करता, ना कर सकता है। सिलेबस में परिवर्तन बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं केवल। अब जो किताब है
किसी विद्यालय को नहीं चाहिए कि वो फोर्स करें किसी को कि इस दुकान से और एक किसी निर्धारित पुस्तक को खरीदें। एनसीईआरटी की किताब को बढ़ावा सरकार दे रही है और इसलिए दे रही है कि एनसीईआरटी की किताब पर ही आधारित हैं सारी प्रतियोगी परीक्षाएं। जो देश की सबसे बड़ी के एग्जाम्स हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी और भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं, उनमें आने वाले अधिकांश प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित हैं। तो इन किताबों को पढ़ना बच्चों के कैरियर के लिए आवश्यक है, उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है, उनके रोजगार के लिए आवश्यक है। लेकिन सर ऐसा हो नहीं रहा ना सर। हाँ, आपके पास शिकायतें आती होंगी सर इस तरह की तो बहुत सारी। दूसरा सर मेरा सवाल इसी में है कि जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना जरूरी है, सीबीएसई पब्लिश कराता है, एनसीईआरटी से यूपी बोर्ड भी कराता है, आईसीएसई पब्लिश नहीं कराता। अब वो क्या करें, उन्हें तो महंगी किताबें खरीदनी पड़ेंगी। देखिए, मैं इस बात को अभी मैंने पहले ही कहा कि जो नेशनल बोर्ड हैं उन बोर्ड्स के अपने निर्णय हैं, वो नेशनल लेवल पर अपना निर्णय लेते हैं। सीबीएसई एनसीईआरटी से पब्लिश कराता है, आईसीएसई एनसीईआरटी से नहीं कराता है। यूपी बोर्ड ने एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पर आधारित किताबें, चूंकि उनकी बच्चों की संख्या बहुत अधिक है तो उनकी अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं हो, किताबों की सुलभता बनी रहे, तो अपने ही प्रकाशकों को अधिकृत कर दिया है, उनसे किताबें प्रकाशित कराते हैं। सर अब जेन ज़ी पे आ जाते हैं सर। ये सर उसकी जो जेन ज़ी है सर, उसकी दिशा और दशा क्या है आज के दौर में? नेपाल का एग्जाम फिल्म मैं आपको दे सकता हूँ कि सरकार बदल दी उन्होंने तो देखिए, जो जेन जी पर जो बात आप कर रहे हैं वो नेपाल का उदाहरण तो पॉलिटिकल है, मैं उस पर चर्चा करने की बजाय एजुकेशन रिलेटेड मैं चर्चा करना पसंद करूंगा। देखिए, एक जनरेशन है जो डिफाइंड है कि 97 से और शायद 2012 तक जिनका जन्म हुआ है वो जनरेशन जी है। इसके पहले के भी नाम है, इसके बाद के भी नाम है। तो ये जो जनरेशन है वो चर्चा में है और कई लोग इसको बहुत नकारात्मक दृष्टि से भी सोचते हैं और देख रहे हैं। मेरा अपना जो अध्ययन है उसके अनुरूप मैं देखता हूं कि इस जनरेशन का जन्म इंटरनेट में हुआ है जी। जैसे वाईफाई, यूट्यूब, दूसरे एप्स, ये इनका रूटीन है। पढ़ाई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो नेचुरली उनके सामने चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। आज आप देखेंगे कि कैरियर की जो चुनौती है वो छोटी चुनौती नहीं है। अधिकांश बच्चों के अंक 90 प्लस हैं, 95, 96, 97, 99, और उसी में से रास्ता बनाने का एक बहुत बड़ा प्रेशर है इस जनरेशन पर। लेकिन एक बदलाव मुझे ये देखने को मिला कि इस जनरेशन में फ्रीलांसिंग काम करने, स्टार्टअप्स पे काम करने और स्किल बेस्ड काम करने का रुझान है। जी। अगर हम समग्रता में दृष्टिपात करें इकोनॉमी पर और जो हमारी इकोनॉमिक वाइब्स हैं देश की, तो पाएंगे कि ये बदलाव अच्छा है। आज एजुकेशन में हम स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि हर बच्चे को कोई ना कोई एक स्किल सीखनी है। इसके लिए सरकार अनेक योजनाएं लाई है, जैसे प्रोजेक्ट प्रवीण है, वोकेशनल ट्रेड्स हैं। तो स्किल बेस्ड काम करना या फ्रीलांस काम करना और या अपने स्टार्टअप करना सरकार भी बढ़ावा दे रही है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। हाँ, जो पार्ट दिशाहीनता का है, जिसका एक प्रमुख कारण टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है, उसके लिए पूरे समाज को कुछ करना बहुत जरूरी है। सर, करियर की बेहतरी के लिए क्या जरूरी है जिसमें कि
स्किल बेस्ड एजुकेशन भी ज़रूरी है, तो उसमें क्या किया जाए? जैसे कि आपने प्रोजेक्ट प्रवीण की बात करी, वो क्या है सर? देखिए, प्रोजेक्ट प्रवीण सरकार का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ये कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है कि हर एक बच्चा अपनी स्कूलिंग पूरी करते करते एक ऐसे स्किल को अपने अंदर डेवलप कर ले जिसके लिए उसे किसी नियमित या सरकारी नौकरी के लिए परेशान न होना पड़े और वो अपना रोजगार स्वयं कर सके। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, 25-30 कोर्सेज डिफाइंड हैं। कब से स्टार्ट हुआ था? ये अभी पिछले 2 वर्ष से शुरू हो गया है और इसके अलावा वोकेशनल ट्रेड्स तो कई वर्षों से चल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्यों के अनुरूप है। जो सरकार ने खासकर एजुकेशन को लेकर के, स्कूल को लेकर के कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की है ताकि बच्चे आगे जाके सफलता की सीढ़ियां जी, पाएं? सरकारी विद्यालयों को स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और मैं अगर यूपी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना है प्रोजेक्ट अलंकार। प्रोजेक्ट अलंकार, इसे थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, मैं बताऊंगा इसके बारे में कि सरकारी विद्यालयों में, और ये योजना एडेड स्कूल्स, हाई स्कूल और इंटर, उन पर भी लागू कर दी गई है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे बाउंड्री वॉल बनवाना है, लैब बनवाना है, शिक्षण कक्ष बनवाने हैं, टॉयलेट सेक्शंस बनवाने हैं, रिपेयरिंग कराना है, वाइट वॉश कराना है, यस, विद्यालय की कोई भी नीड है उसको पूरा करने के लिए सरकार इसके लिए ग्रांट दे रही है। अच्छा। और प्रदेश के सारे सरकारी विद्यालयों को, चाहे वो हाई स्कूल हैं चाहे वो इंटर लेवल के हैं, उसमें 20-25 बिंदुओं का एक लक्ष्य बनाया गया है कि किसी भी स्कूल में ये सारी चीज होनी चाहिए। जैसे क्लासरूम है, प्रिंसिपल रूम है, लैब्स हैं, बाउंड्री वॉल है, मल्टीपर्पज हॉल है, और ये प्रत्येक विद्यालय में होगा ही। ये चिन्हित करा करके अधिकारियों के स्तर से, और इसकी पूर्ति हो रही है, इसका निर्माण हो रहा है, इसके लिए फंड मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जिससे गवर्नमेंट स्कूल्स स्ट्रेंथन हो रहे हैं। एडेड स्कूल्स में भी इस योजना को लागू कर दिया गया है कि केवल 25% शेयर अगर विद्यालय करता है तो 75% शेयर उसका गवर्नमेंट करती है। यानी अगर 5 लाख रुपए शेयर मैनेजमेंट करता है स्कूल का, तो 75% शेयर गवर्नमेंट कर रही है। 15 लाख रुपए। और बहुत सारे विद्यालयों ने इसका लाभ लिया है और मैं कहूंगा कि हर विद्यालय को इस योजना का लाभ लेना चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना। तो ये तो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक है। अब एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार ने, देखिए, एक कैरियर हब स्कीम चालू की। हर विद्यालय में कैरियर हब बनाए गए हैं। एक पोर्टल है, उसका नाम पंख पोर्टल है। पंख, उस पर बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं बच्चों को बताने के लिए। केवल बच्चों को उस पोर्टल पे जाना होता है, उस पर टीचर्स रजिस्टर्ड हैं और आप जाकर के देख सकते हैं कि कितने कैरियर ऑप्शंस होते हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हर एक राजकीय विद्यालय में उसके लिए एक सेक्शन बनाया गया है, एक टीचर को नामित किया गया है। वो बच्चों को इसकी सारी जानकारी देते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं। स्कूलों में ट्रिप्स का आयोजन कंपलसरी किया गया है। सभी पहले नहीं हुआ करते थे। पहले नहीं होता। आप देख रहे होंगे कि राजकीय विद्यालयों के बच्चे आज IITs का भ्रमण कर रहे हैं, देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में, शैक्षणिक संस्थानों में जा रहे हैं। वार्षिकोत्सव के लिए ग्रांट राजकीय विद्यालयों को दी गई है। तो विद्यालयों में एनुअल फंक्शन हो रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एकेडमिक स्ट्रेंथनिंग की योजनाएं गवर्नमेंट की हैं, जिसकी जानकारी सारी जनता को, सारे पेरेंट्स को होना चाहिए और इसके लिए जागरूक करने के भी अनेक प्रयास हो रहे हैं। जी। और कुछ सर इसमें कुछ अलंकार में कुछ? प्रोजेक्ट अलंकार के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि राजकीय विद्यालयों को
नहीं, एडेड को तो 75% 25% अंशदान, अंशदान। जी जी हाँ। 25% अंशदान सरकार, अगर सरकार को दिया जाता है विद्यालय के द्वारा तो 75% अंशदान सरकार करेगी। और संस्कृत विद्यालयों के लिए 5% केवल अंशदान रखा गया है, 95% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी ओके, उनको प्रमोट करने के लिए। बहुत अच्छा। और राजकीय विद्यालय चूंकि सरकार ही संचालित करती है तो वो 100% होता है। गवर्नमेंट उसके लिए फंडिंग करती है। सर हम लोग पॉडकास्ट के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, तो एक सवाल मेरा ये भी है कि आपकी नज़र में सर शिक्षक या विद्यार्थी में अहम कौन है सर? हाँ, देखिए शिक्षक का अपना रोल है और विद्यार्थी का अपना रोल है। मतलब बार बार देखा जाता है और ये प्रश्न उठता है कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। टीचर्स पर आरोप लगाया जाता है कि टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। आप ये देखिए कि एक ही क्लासरूम में एक टीचर 50, 60, 40 बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी एक टीचर, और सबका परिणाम अलग होता है, सबका ज्ञान का लेवल अलग होता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है जिज्ञासा। एक विद्यार्थी होने का सबसे बड़ा गुण है जिज्ञासु होना। ऑलवेज रिसीविंग इट एंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रांसमिटिंग एंड। जहां से ट्रांसमिशन हो रहा है आपके वो महत्वपूर्ण है, शिक्षक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो रिसीव करने के लिए उन वाइब्रेशंस को, उस ट्रांसमिशन को क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कबीरदास जी ने 2 पंक्तियां लिखी हैं इस पर, मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा कि कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक। एक ही कुएं पर अनेक लोग पानी भरने जाते हैं। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में। जो जैसा बर्तन लेकर के जाता है उसको उतना ही पानी मिलता है। अगर कोई लेकर ही चम्मच गया है तो उसे चम्मच के बराबर ही ज्ञान क्लासरूम में मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस भाव के साथ क्लासरूम में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और किस भाव के साथ हम जुड़ते हैं। नए सत्र की सर योजना क्या है? हाँ, नया सत्र शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से। स्कूल में सब बच्चों को लाना सबसे पहला लक्ष्य होता है। कुछ नया भी हुआ इधर क्या इस बार? हाँ, तो स्कूल चलो अभियान जो सरकार ने लागू किया है, उसमें नया ये रखा गया है कि प्रत्येक क्लास का बच्चा, 8th का, 9th का, 10th का, वो अगली कक्षा में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके लिए दायित्व निर्धारित किए गए हैं उसी क्लास के टीचर्स के, यानी माइक्रो लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग होगी, इसकी समीक्षा होगी। कोई भी बच्चा अगली कक्षा में जाने से छूटे नहीं। तब हमारा लक्ष्य नामांकन का और स्कूल चलो अभियान का पूरा होगा, ऐसा नए सत्र में प्रावधान किया गया है। दूसरा, AI की एजुकेशन बच्चों को मिलना शुरू हो जाए, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। अच्छा, देश के जो बड़े बड़े संस्थान हैं जो AI की सामान्य एजुकेशन दे सकते हैं, वहां बच्चों का पंजीकरण हो रहा है। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल सर? हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी बताना चाहूंगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से एक कार्यक्रम शेयरिंग हुई है स्टेट्स के साथ, जिसमें यूपी के साथ हुआ है, और यहाँ बच्चों को रजिस्टर कराया गया है ऑनलाइन। क्या सारे प्रदेश के स्कूल हैं? हाँ, प्रदेश के सारे विद्यालय हैं। सारे विद्यालयों के बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है और फिर उनको AI के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन कोर्स है। मेरे ये बताने का मकसद ये है कि नए सत्र में जो देश की आवश्यकता है विकसित भारत के लिए, उस पर काम होना शुरू हो गया। स्किल बेस्ड कोर्सेज को लार्ज स्केल पर फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने आपको प्रोजेक्ट प्रवीण, वोकेशनल ट्रेड, समग्र शिक्षा या अन्य योजनाओं के माध्यम से काम चल रहा है।
और लार्ज स्केल पर टीचर्स को ट्रेनिंग देना नई बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप, ये भी नई तरीके से की जाने वाली शुरुआत का हिस्सा है। सर, अंतिम सवाल, आप शिक्षा में हैं तो अपने परिवार के लिए कोई संदेश ऐसा सर? हाँ, जी। अब आगरा मंडल मेरे कार्य क्षेत्र का पूरा शिक्षा परिवार है। इस परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षक, प्रधानाचार्य, अभिभावक, सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि सफलता पाना लक्ष्य है सबका, लेकिन सफल होने का रास्ता सरल नहीं है। अगर आपको अच्छा करना है कोई भी काम, या आपको सही अर्थों में सफल होना है, तो घर से निकलने से पहले ये तय करके निकलना होगा कि मैं एक कठिन रास्ते पर जा रहा हूं, मैं एक चुनौतीपूर्ण रास्ते पर जा रहा हूं। जो कंफर्ट को सोचकर चलते हैं अपनी जर्नी शुरू करने से पहले कि यात्रा सुगम होगी, यात्रा आरामदायक होगी, कंफर्ट से भरी होगी, तो मुझे लगता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों को असफलता का मुंह देखना पड़ता है, या वो किसी ऐसी दिशा में चले जाते हैं जो रास्ता बंद है आगे, या जो गुमराह करता है, या जो भटकाव की ओर ले जाता है। अगर ये तय करके चलें घर से कि रास्ता कठिन ही होगा और परेशानियां आएंगे ही, कंकड़ पत्थर कांटों का सामना हमको करना ही होगा, विरोध बाधाएं हो सकती हैं, तो आप सही दिशा में चलकर सही लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, और ऐसा अनुभव मैंने बहुत सारे बड़े सफल लोगों के जीवन को पढ़कर देखकर समझा भी है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सही बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में आने के लिए। तो ये थे जेडी साहब, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, जिन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी, बच्चों का करियर, शिक्षक, विद्यार्थियों के बारे में बहुत डिटेल में बताया। ये प्रोग्राम आपको हमारा कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले शो में फिर मिलते हैं नई किसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।